हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रैंकर्स पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जो हमने पॉलिटी की सीरीज चलाई थी कंप्लीट करने के लिए, अब तक हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि भैया किस देश से क्या-क्या लिया गया है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया किस देश से हमने क्या लिया, तो क्या-क्या चीजें अपने हिसाब से उसको बनाया। जैसे कहाँ से हमने, जैसे संविधान के बारे में बात कर लिया जाए कि भैया आपातकाल के बारे में। अगर नेशनल इमरजेंसी लिया तो उसको हमने अपने अनुरूप भी कुछ चीजें ढाली कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसे लगेगी, अगर ये कंडीशन आते तो हम ऐसे लगाएंगे। या बात करूं कौन-कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान या फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड होते हैं। तो फाइनेंशियल में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। और नेशनल इमरजेंसी में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आर्टिकल 20 और 21 छोड़ करके सारे जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक तरीके से हमने ये पढ़ा कि भैया किस देश से क्या-क्या लिया गया, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो क्षेत्र है, जो संघ है और उसका क्षेत्र क्या-क्या होता है। पार्ट 1 के अंतर्गत ये आता है। वर्तमान में 25 पार्ट है, जब संविधान बना था केवल 22 पार्ट है, ये बात भी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा हो। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक लाई करता है। कहां से कहां तक करता है? आर्टिकल 1 टू 4 तक। ठीक है बच्चा, तो ये बात मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ पहले से। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि यूनियन के बारे में बताएगा कि भारत का नाम क्या है और इसके टेरिटरी ऑफ यूनियन का मीनिंग क्या है, क्या क्या इसके क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। एक यूनियन ऑफ द स्टेट होता है, एक टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग चीज है, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड अलग चीज है। आज हम बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। समस्या आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। ये एग्जैक्ट वर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है। एग्जैक्ट कैसे पूछा गया? इंडिया दैट इज भारत लिखा होगा कि भारत दैट इज इंडिया। तो सबसे पहले यही जान जाना कि इंडिया दैट इज भारत मतलब इंडिया जो कि भारत है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे फेडरल ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो क्या समझोगे इसको? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हम आर्टिकल 1 में दो चीज जाने हैं। क्या क्या जाने हैं कि भैया भारत का नाम क्या है? भारत का नाम क्या है? इंडिया। दैट इज भारत, भारत भी बोलते हैं लेकिन पहले इंडिया है। क्लियर है? इसके अलावा हमने ये जाना कि हमारा क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं। कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड नहीं यूज किया गया है। इसके अलावा क्या क्या हम देखने वाले हैं, हमने ये बताया। इसके वही वही क्षेत्र है, वही वही चीजें मेंशन है जो हमारे शेड्यूल 1 में मेंशन होगा। क्लियर है? इसके अलावा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आती है? टेरिटरी ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं, और जितने भी आगे चल के हम एक्वायर करेंगे इन फ्यूचर। टेरिटरी ऑफ जो वर्ड है, टेरिटरी ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ जो स्टेट का, जो प्लेस की जो बात किया जाए, टेरिटरी वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो भविष्य में जो हम एक्वायर भी कर सकते हैं। इसी के बारे में बात कर लिया जाए। क्या आपसे बात कर लिया जाए? स्टेट के बारे में। तो ये याद रखोगे, टेरिटरी ऑफ जो क्या वर्ड है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा टर्म है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाता यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया अगर कह देते, यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया केवल स्टेट तक ही सीमित है, ये बात याद रखना, केवल स्टेट तक। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में सबसे जनरल, सबसे बड़ा, विस्तृत रूप से किसका टर्म ज्यादा बड़ा है? तो आप क्या बताओगे? टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो अब चलते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम वालों, आपके लिए बच्चा क्या है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में है। इंडिया दैट इज भारत, जो मैंने बताया कि इंडिया पहले नाम मेंशन है, फिर भारत है। राज्यों का एक संघ होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है कि राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का संघ का मतलब है कि राज्य केवल हमारे यहाँ प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हमारे यहाँ ऐड हुए हैं। जब इंडिया की बात आएगी, इंडिया प्रॉपर स्टेट और यूटी के साथ में समझा जाएगा। स्टेट को कोई अधिकार नहीं अपने से अलग होने का कि वो अलग स्टेट, अलग कंट्री बनाना चाहे, ऐसा कोई अधिकार उसके पास। क्लियर है? आज हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो अपने पास कितने टोटल स्टेट्स थे, जैसे रियासत थे।
उस देसी रियासत की अगर मैं बात करूँ आपसे 552 कहीं दिखता है, कहीं 565 दिखता है, तो उसके बारे में जो 3 थे जो सबसे मेन है आपको ये जानना है। 3 जिसमें एक हैदराबाद है, एक जम्मू कश्मीर है जो आज भी मामला चल रहा है जम्मू कश्मीर का और एक जूनागढ़ है। कैसे इसको एकीकरण किया गया, कैसे एक किया गया, ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक-एक आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत में आपने क्या जाना किसका नाम आएगा? यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है और ये उस वही सारा क्षेत्र बताएगा जो शेड्यूल 1 में घोषित किया गया है। क्लियर? आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 दोनों साथ में आए। कभी भी याद रखना, जब आर्टिकल 1 में कोई चीज ऐड होती है तो शेड्यूल 1 और 4 दोनों में जाती है। 4 में क्या है? राज्यसभा का जो सीट बढ़नी है 4 डिसाइड करता है, शेड्यूल 4 और 1 में क्या-क्या क्षेत्र बड़े हैं। क्लियर है? चलो, अब चलते हैं आगे। भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलके बनेगा? ये भी मैंने आपको बता दिया कि भैया स्टेट से मिलके बनेगा, यूटी से मिलके बनेगा, साथ में ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अधिकृत किए गए हैं या किए जाएंगे या तो हो चुके हैं। पहले हो चुके हैं, अभी किए जाने वाले हैं, तो सारा का सारा एरिया इसी में आता है ना? चलो, आर्टिकल 1 मुझे लगता है आपको समझ आ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भैया दोनों में अंतर क्या है? एक तरफ होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार फेडरेशन नहीं, हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड चुना। तो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्टेट को बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता। जो स्टेट होते हैं समझौते के आधार पे हमारे यहाँ ऐड नहीं हुए हैं, इनको अलग होने का राइट नहीं है। इसी को कहते हैं क्या? यूनियन ऑफ स्टेट जैसे भारत का है। लेकिन अगर मैं बोलूं फेडरेशन ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है, इसमें एक एग्रीमेंट एक ट्रीटी हुआ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के बारे में समझो। अमेरिका में शुरू में क्या था? शुरू में क्या था? वहां पे 50 स्टेट थे। 50 स्टेटों ने एक समझौता किया कि किसी एक बड़े अपने से सुप्रीम किसी को हम चुनते हैं, अपने सारे राइट्स उसको देते हैं, बदले में कुछ राइट्स को छोड़ करके। तो किया क्या? उसने समझौता किया कि आप मेरी रक्षा करो, बदले में आप मेरे ऊपर विदेशी मामला देख सकते हो, संचार का मामला देख सकते हो और डिफेंस मतलब फॉरेन पॉलिसी देखोगे, डिफेंस देखोगे एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आप देखोगे, आप मुझे सुरक्षा प्रदान करोगे, आज से आप ही हमारे माई बाप हो। तो वहां पे समझौता हुआ है। भारत में समझौता का अधिकार ही नहीं है। हमने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बच्चों हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने ऑक्युपाई कर लिया, इसको ऐड कर लिया और इसको कभी भी अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में भी अलग नहीं हो सकते हैं, पर वहां पे जो केंद्र सरकार है, वहां पे जो सेंटर है, जो संघ है, केवल 3 ही मामले पे कानून बना सकता है, जिसमें डिफेंस है, कम्युनिकेशन है और लास्ट मैंने क्या बताया था, डिफेंस कम्युनिकेशन के अलावा बताओ फॉरेन पॉलिसी, है ना? लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो चाहे उस पे कानून बन, कुछ चीजों को छोड़ करके आगे जब आप पूरा संविधान पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे अमेरिका की बात करो, अगर अमेरिका में अगर मैं फेडरल ऑफ स्टेट हमने चुना होता तो किसी स्टेट का नाम नहीं चेंज कर पाते, किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर नहीं कर। भारत में क्या ऐसा है? भारत में हमने ऐसा चुना है कि हम किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, किसी का नाम चेंज कर सकते हैं, जो मन में आए, या नया क्षेत्र भी बना सकते हैं। क्या बच्चा यहाँ तक क्लियर है? यस या नो मुझे बताओ। चलो, देख लो, एक बार आप देख लो, इसके अलावा मैं फिर स्टार्ट करता हूँ आगे। तो आगे, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट यूज होता है। एक बात बताओ, अमेरिका के बारे में, भारत के बारे में क्या वर्ड यूज होता है? अमेरिका के बारे में याद रखना सबसे पहले, यूएसए इज ए इनडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इनडस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब भैया जो अमेरिका का जो राज्य है और वहां का जो केंद्र है, दोनों कभी नहीं टूट सकते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब हिंदी वालों, अविनाशी राज्य, राज्य कभी टूट नहीं सकते, ना केंद्र कभी टूट सकता है। ये अमेरिका के बारे में यूज होता है। लेकिन अपने भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि अपने यहाँ राज्य को हम तोड़ के जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। अमेरिका के बारे में ऐसा नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं कि इंडिया इज ए इनडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ टैक्सेबल स्टेट। मतलब क्या है? स्टेट का एरिया, बाउंड्री और नाम को बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तो अमेरिका और इंडिया के बारे में आपको अंतर समझ आया। भारत के बारे में जब बात आएगी
तो अविनाशी संघ होगा, विनाशी राज्य होंगे। मतलब राज्य को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए टर्म यूज होता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चा, मुझे बताओ। यस या नो मुझे बताओ, फिर चलते हैं इसके आगे। बताओ बच्चा। चलो आगे बच्चा। चलो बहुत सही। अब चलते हैं आगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये कहूं, ऐसा कोई स्टेट जो पहले से कभी था ही नहीं, अपने भारत में वो हिस्सा था ही नहीं, किसी दूसरे राज्य से कुछ ही मतलब दूसरे देश से हम अर्जित करने वाले हैं और वहां से हम युद्ध में जीत के लेके आएंगे, तो आर्टिकल 2 में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं न्यू एडमिशन ऑफ स्टेट, नया एडमिशन कराना है। अगर नया एडमिशन की बात आएगी, आर्टिकल 2 यूज होगा। और जो स्टेट पहले से है, जो स्टेट पहले से हैं, उनके बारे में दो तीन स्टेटों को तोड़ के एक बनाना है। तीन स्टेट को मर्ज करके एक बना दिया, एक स्टेट को तोड़ा, दो स्टेटों में डिवाइड कर दिया, या फिर हमने ऐसा किया किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर दी, या हमने ऐसा किया किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, उसके लिए आर्टिकल 3 यूज होता है। लेकिन जो स्टेट पहले से नहीं है, कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, किसी विदेशी राज्य से लेके आने वाले, तो ऐसे केस में आर्टिकल 2 यूज होता है। इसीलिए आप देखोगे सिक्किम आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिक्किम को मिलाया था 35 नंबर के अमेंडमेंट से, उसको एसोसिएट स्टेट की स्थापना किया था। उसके बाद 36 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, उसको कंप्लीट स्टेट बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं, परेशान नहीं होना है, ऐसे समझो। आर्टिकल 2 न्यू एडमिशन ऑफ स्टेट, तो जो पहले से नहीं है, तो उसके लिए हमने सिक्किम बताया। सिक्किम, सिक्किम के बारे में मैंने बोला कि भैया 2 का ए नम का जो आर्टिकल है सिक्किम के लिए है, और ये आई एम सॉरी 35 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है? 1974 में। देन ये ऐड हुआ एक एसोसिएट स्टेट, शायद संयुक्त राष्ट्र इसको बोलते हैं, कंप्लीट राज्य नहीं था। याद रखोगे इस बात को लेकर के। इसके बाद हमने एक बार और क्या किया, 36 नंबर का अमेंडमेंट किया। फिर इसको ये दायरा खत्म करके इसको कंप्लीट स्टेट बना दिया। कंप्लीट डन है। बताओ यस या नो मुझे बताओ, यहां तक आपको ऐसी बात जो बच्चा ना समझ आई हो, और अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें। ठीक है बच्चा। आर्टिकल 2 न्यू एडमिशन ऑफ स्टेट, जो पहले से नहीं है। आर्टिकल 3 जो, क्या बोला मैंने, जो पहले से हैं, जैसे यूपी का नाम चेंज करना हुआ, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लो, एमपी, एचपी, कुछ भी बात कर लो। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 3, जो मैंने आपको बताया। हिंदी मीडियम वालों, मैंने क्या बताया? बाउंड्री अल्टर, एक स्टेट को काट के दो स्टेट में चेंज करना, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट में कर देना, ये सारी बातें आती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, जो पहले से है। इंग्लिश मीडियम वालों एक बार देख लो पीडीएफ बच्चा, ये रहा पीडीएफ। फिर मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और इसके बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉर्म a new state by separating territory from any state, or uniting two or more than state or part of state, or uniting any territory to a part of any state. Make changes in existing state में क्या होगा? Increasing the area of the any state, या फिर diminishing area of any state, या फिर altering the boundary of any state, या फिर चेंजिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? सारे आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन सबको कुछ भी करने के लिए, इन सबको कुछ भी करने के लिए संविधान संशोधन की नीड नहीं पड़ती है। क्या ये बात आप याद रखोगे? देख लो आप। इन सब के लिए क्या नीड नहीं पड़ती है? आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं होता है। ये चीजें अगर आपको किसी का राज्य का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, अल्टर करना है, सब कुछ के लिए आपको आर्टिकल 368 की नीड नहीं है। आर्टिकल 4 के थ्रू हो जाएगा। आर्टिकल 4 में यही बात लिखी गई है कि आपको अगर आर्टिकल 2 एंड 3 यूज करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 की नीड नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? देखो एक बार अच्छे तरह, जो मैंने बताया। देखो क्या लिखा हुआ है।
ध्यान से, ठीक है? यही बात बताया मैंने। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 का मैंने यही बात बोला था अभी कुछ देर पहले कि भैया आर्टिकल 2 और 3 को नीड नहीं पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। लेकिन अगर प्रोविजन करना है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 के प्रोविजन करने के लिए संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के बिना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है? आप ऐसे समझो, हमने नाम, बाउंड्री सब कुछ तो चेंज कर लिया बच्चा, लेकिन अब उसको प्लेस भी तो देना होगा शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में ऐड करने के लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे, जैसे महाराष्ट्र कब बना, उत्तराखंड कब बना, सब में संशोधन है, ईयर है, सब कुछ लिखा हुआ है। वो किस लिए होता है? क्योंकि शेड्यूल 1 में ऐड कराना। सर, ये वही बात कही जा रही है। अब बात ये आता है कि भैया अगर किसी का नाम चेंज करना है, ये होता कैसे है? ये होता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या होता है? पहले आप एक बार देख लो जो मैंने बात बोली कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता। ये सारी बातें वही बातें मैंने बताई है। बस आपको मैं दिखा रहा हूँ रिटन फॉर्म में कि ये चीजें लिखी हुई है। तो नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डेल्टा रैंकर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे सेगमेंट होगा, वहां पे सेगमेंट में आपको जाके देखोगे क्लास सारे लेक्चर का नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। डन है? चलो अब चलते हैं आगे। अगला क्या है? भारतीय संविधान आर्टिकल 4 जो मैंने बताया सेम वही बात है कि भैया इसके अंतर्गत आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन की नीड नहीं है। सिंपल का मतलब होता है जितना उस दिन लोग आए हैं उसका 50% करा लो और +1 का वोटिंग कर दो। उसके थ्रू किसी भी का भी नाम चेंज किया जा सकता है। बात क्लियर है? तो कैसे नाम चेंज होता है, कोई प्लेस कैसे चेंज होता है? सपोज करो किसी का नाम या प्लेस चेंज करना होगा, अंडर द बाउंड्री करना होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाता है। वो साइन करे तो भी ठीक है, साइन ना करे तो भी ठीक है। हर एक केस में सिंपल मेजोरिटी से अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा में वो बिल पास हो जाएगा और उसका नाम जो भी जिस बिल के लिए आया था अल्टर करने के लिए, बाउंड्री मर्ज करने के लिए, वो बन जाएगा। इसमें किसी का रोल नहीं। ये बात क्लियर है? चलो अब आगे चलते अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक चीज समझ के आना, आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक बात बताइए आप, क्या बताएंगे कि हमने ये बोला कि कोई दूसरा अगर कंट्री है वहां की अगर हमने जमीन अपने भारत में लिया तो आर्टिकल 2 यूज होगा कुछ भी करने के लिए। और अगर हमने ये बोला कि एक बात बताओ भाई, अगर किसी अंदर का स्टेट है उसका भी नाम चेंज करना होगा तो उसके लिए आर्टिकल 3 यूज होगा। लेकिन क्या संसद को ये भी राइट है कि भारत का कोई जमीन किसी दूसरे देश को दे दे? तो ऐसा केस पहली बार आया बेरूबारी के केस। तो बेरूबारी के केस में सबसे पहले ये बोला गया कि संसद को ऐसा कोई राइट नहीं है आर्टिकल 2 या 3 यूज करके देने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। इसीलिए बेरूबारी का केस आया। बेरूबारी केस के बाद एक क्लियर हुआ, पार्लियामेंट ने बताया कि भैया अगर आपको कोई भी भारत की जमीन किसी दूसरे देश को देनी है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन के थ्रू आप यहाँ की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। लेकिन वहीं पे एक बात और भी आती है, अगर बाउंड्री, अगर डिस्प्यूट है किसी बात को लेकर, अगर उसमें आदान प्रदान की बात, वहां पे संशोधन की नीड नहीं पड़ती है। बाउंड्री को डिस्प्यूट को सही करने के लिए संशोधन नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई अपना भारत का क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को दूसरे को देना है, विदेशी राज्य को देना है, कि भैया सपोज करो जम्मू कश्मीर का कोई एरिया है, हम किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन के ये पॉसिबिलिटीज डन है। अब चलते हैं आगे। अब मैंने आपको ये बताया कि अभी जब हमारा देश आजाद हुआ तो तीन ऐसे स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे मानो कि प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है देशी रियासत ऐसी थी जो भैया मान ही नहीं रही थी। एक थे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो चाहते थे भैया कि, क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भैया एक तरीके से ऐसे समझो, हरि सिंह, ठीक है, कश्मीर को हम स्वर्ग बनाएंगे, कश्मीर को हम अलग रखेंगे, कश्मीर में किसी और का ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अलग रहेंगे। एक तो ये हमें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी जम्मू कश्मीर। दूसरा था हैदराबाद। ये सारा चीज पीडीएफ में लिखा हुआ, आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा हैदराबाद है और तीसरा एक है जूनागढ़। जूनागढ़, बच्चा ये ऐसे प्लेस है, ये ऐसे प्लेस है जो मान ही नहीं रहे थे
कि हमें एक होना है, ये चाहते थे अलग हो जाए। अच्छा यहाँ पे सबसे खास बात क्या थी जम्मू कश्मीर के बारे में? यहाँ की पॉपुलेशन जो मैक्सिमम थी वो मुसलमान था, मुस्लिम की थी। लेकिन यहाँ के जो राजा थे हिंदू थे। तो हम ये चाहते थे हमारा सॉफ्ट कॉर्नर था कि जम्मू कश्मीर तो हमारे अंदर ही रहे। पाकिस्तान चाहता था वो हमारे अंडर में रहे। तो हमने क्या किया? अचानक से क्या होता है कि आप देखेंगे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे हमला कर देगा। जब जम्मू कश्मीर में हमला होगा तो राजा हरि सिंह हमारे पास आएँगे हेल्प माँगने के लिए। बोलेंगे ऐसे कैसे हम हेल्प आप साइन नहीं हेल्प आपकी नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? वीपी मेनन साहब का होगा और साथ में किसका होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा। उन्होंने क्या किया? साइन कराया जिसको कहते हैं प्रत्यय पत्र। ये बोलते हैं या विलय पत्र बोलते हैं। तो विलय पत्र पे साइन कराया गया। साइन के बाद फिर फाइनली हमने सैनिक भेजा और जम्मू कश्मीर को हमने मिला लिया विलय पत्र के द्वारा। अब कहानी आती है भई जूनागढ़ कैसे? जूनागढ़ में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की थी। वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो निज़ाम था वो क्या था? मुसलमान था। तो ऐसे केस में जूनागढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चाहते थे हमारे में मिले, लेकिन वो चाहता पाकिस्तान में मिले। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम जनमत संग्रह करा लेते हैं, रिफरेंडम मतलब हम पब्लिक से पूछ लेते हैं कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हो या पाकिस्तान का हिस्सा बनना? तो पब्लिक ने सबसे मैक्सिमम वोट दिया कि भैया हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जाना चाहते हैं हिंदुस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ। जूनागढ़ ऐसे हमारे में। अब अगला केस आता है हैदराबाद का। हैदराबाद की पॉपुलेशन की बात कर लो या वहाँ के निजाम की बात, तो आपको कौन दिखेगा? मान ही दिखेगा। लेकिन वहाँ पे केस क्या हुआ? वहाँ पे हमने सैनिक बल ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को चलाया। तो इसके लिए विलय पत्र याद रखोगे। क्या याद रखोगे? विलय पत्र। और हैदराबाद के लिए क्या याद रखोगे? हैदराबाद के लिए आप याद रखोगे ऑपरेशन पोलो। ठीक है? और जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। क्लियर है बच्चा? यस या नो मुझे बताओ, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। चलो, तो ये तीनों जो क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम फाइनली शांत हो गया। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, एक बात बताओ, आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरल ऑफ स्टेट है? तो क्या बताओगे? यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों चुना? क्योंकि हमारा समझौते का परिणाम नहीं था। हमने खुद ही सहमति से सबको ऐड किया और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हमने राज्यों में बांट दिया। ठीक है? अमेरिका में इसका उल्टा है। वहां पे क्या होती है? ट्रिटी हुई है। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका के लिए एक वर्ड यूज होता है कि वहां पे अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। हमारे यहाँ राज्य विनाश हो सकते हैं, थोड़ा मरोड़ा नाम सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन संघ कभी टूट नहीं सकता। आपको ये आर्टिकल 2 में क्या आता है? आर्टिकल 2 में सिंपल सी बात आती है। ऐसे समझो, आर्टिकल 2 में आएगा न्यू एडमिशन ऑफ स्टेट। जो पहले से नहीं है, अगर पहले से नहीं है तो आर्टिकल 2 में आएगा, जैसे किसी दूसरे कंट्री से कुछ ऐड करना। लेकिन आर्टिकल 3 में जो पहले से हैं भारत के अंतर्गत, जैसे एमपी, उत्तराखंड की बात किया जाए कि कैसे भारत में उत्तर प्रदेश से कैसे अलग हुआ, या मैं बात करूं तेलंगाना के बारे में, हैदराबाद के बारे में, सब कुछ धीरे धीरे कैसे गोवा बना, ये सारी बातें अगर मैं आपको बात करूं, डन है? तो ऐसे केस में आर्टिकल 2 यूज होता है। और सॉरी, आर्टिकल 3 यूज होता है। आर्टिकल 2 कहाँ पे? जो पहले से नहीं थे। जैसे सिक्किम के बारे में आपको स्टोरी बताया। सिक्किम का क्या कहानी था? सिक्किम का आर्टिकल 2 का ए में आता था। तब 35 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। आपका पीवाईक्यू है ये। आप अगर देखोगे अपना पीवाईक्यू उठाओगे एग्जाम का, तो आपको दिखेगा कि आपको पीवाईक्यू हूबहू दिखेगा। तो सर बता रहे कि बोलेगा सिक्किम राज्य का जो प्रोविजन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत में ऐड हुआ। अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता सकते हो। इस बात को याद रखना। फिर आर्टिकल 3 पहले से नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। इसमें क्या स्टेट का कोई रोल होता है? जी नहीं, स्टेट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा तो जाता है, पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। उनका बस इतना रोल है कि उनके पास भेज दिया गया फॉर्मेलिटी के लिए। बताएं या ना बताएं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे केस हो जाएगा।
केस में हमारे यहाँ उसका नाम बाउंड्री अल्टर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति अनुमति लेने के बाद भेजा जाएगा उस संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर में, देन लोकसभा राज्यसभा बिल की प्रोसीजिंग होती है। याद रखोगे इस चीज को लेकर के। और याद रखना आर्टिकल 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन करने की नीड नहीं पड़ती। इसके लिए आर्टिकल 368 यूज होता है और आर्टिकल 368 नहीं यूज होता है। याद रखना आर्टिकल 2 एंड 3 के लिए संविधान संशोधन की नीड नहीं पड़ती है, तो 368 यूज नहीं होता। इसके लिए आर्टिकल 4 यूज होता है और 4 यूज होने का मतलब है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से मतलब 50% प्लस 1 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा कि कोई भी बिल पास हो जाएगा। याद रखोगे इस चीज। अब बात ये आई संसद में पहली बार, जो मैं आपको बताया कहानी सिर्फ वही सुनना है, इसके अलावा आपको काम की नीड। सारा क्लास का यही निचोड़ है। कहानी अभी निकल के आई कि भैया हम अपने स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, हम किसी दूसरे कंट्री का स्टेट अपने यहाँ मिला सकते हैं, संविधान संशोधन या जो भी चीजें मैंने आपको प्रोसीजर बताई। लेकिन सवाल ये निकल के आता है, क्या हम भारत का क्षेत्र भी किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? तो जी हाँ, हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 यूज होगा, 368 यूज होगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो 368 कैसे यूज होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे आपने दिया हुआ है बेरुबारी के केस में, बेरुबारी का मामला था। बेरुबारी क्या है, एक पाकिस्तान का नाम है। उस प्लेस को लेकर के हमारे यहाँ कुछ चीजें थी, तो क्या किया, संविधान संशोधन किया, फिर उस प्लेस को वहां पे दिया। उसी तरीके से 100 नंबर का संविधान संशोधन बांग्लादेश को हमने 111 प्लेसेस दी, बदले में उसने हमको कुछ छोटे-छोटे पाँव थी। समझो अब तक 2 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी। एक बेरोबारी के केस में हुआ है और एक 100th नंबर संविधान संशोधन से ये बातें भी लिखी गई हैं। डन है? ठीक है। अब ये तो बातें बहुत सिंपल सी थी। यहाँ तक कहानी चल रही थी, चल रही थी। अब आगे सवाल ये निकल के आया क्या कि एक बात ये बताओ, राज्य का निर्माण कैसे हो? राज्य का देश आज़ाद हो चुके हैं। 565 छोटे-छोटे प्रांत हैं जो बन चुके हैं। इनको हमने किसी तरीके से मिला लिया। अब स्टेट बनाने की बात आ रही, स्टेट बने कैसे? तो स्टेट बनाने के लिए कुछ आयोग का गठन किया जाए। कुछ आयोग बनेंगे जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, किसी को पता है? धर कमीशन। तो मैंने पहले बता रखा है, एस के धर कमेटी आएगी, एस के धर कमेटी। फिर जेवीपी कमेटी आएगी। उसके बाद फाइनली फजल अली आयोग आएगा, 1953 में आएगा, रिपोर्ट 2 साल बाद देगा, 1955 में लागू होगा, 1956 में। क्या ये बात आपको क्लियर है खूब अच्छे से? यही आपको पढ़ना है थोड़ा सा, और इसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको कल बताऊंगा। उसके पहले फिर भी हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ना है। तो भैया भाषा के आधार पे क्या राज्य बनना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले एक धर कमेटी आई, उसने बोला जी नहीं, भाषा के अगर आधार पे आप राज्य बनाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। भारत में बहुत सारी भाषा, और भाषा के आधार पे इसने मना कर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पे इसने बोला। क्वेश्चन बनेगा, जब धर कमेटी आई तो उसने किसको रिकमेंड किया, लैंग्वेज बेसिस पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा के आधार पे? तो आप क्या बताओगे, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है एक आयोग और बना, जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब है जेवी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया याद रखना। इसके पहले मैंने बताया था कि एक और कुछ हुआ था कहानी, याद आ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको एक बात करूं तो ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या चीज हुई, तो वहां पे टोटल 7 मेंबर, उसमें पट्टाभी सीतारमैया थे या नहीं थे, ये बताओ, सोचो। नहीं थे। तो पट्टाभी सीतारमैया कहाँ थे? सोचो माइंड से। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे ये पट्टाभी सीतारमैया। हाउस कमेटी, मैंने क्या बताया था, रमैया वस्तावैया एक मूवी आई थी जिसमें घर के बारे में बात होती है, वही बातें हमने कहा देखा, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो 3 मेंबर्स जेबीपी, इनके नाम से कमेटी बनी। इन्होंने सेम बोला कि भैया भाषा के आधार पे हम राज्य नहीं बना सकते। क्लियर? भाषा के आधार पे हम राज्य नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद फाइनली फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग में फजल अली न्यायमूर्ति थे, ये मेन इसके अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं के नाम पे बना और 1953 में आया। और इसके 2 टोटल और मेंबर्स थे, जिसका नाम टोटल 3, इनके अलावा 2 और। क्या नाम था, के एम पडिक्कर,
पंडित हृदय नारायण कुंजरू, ये नाम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? के एम पडिक्कर और पंडित हृदय नारायण कुंजरू। एच.एन. कुंजरू मतलब हृदय नारायण कुंजरू। इन्होंने बोला कि एक राज्य एक भाषा की अवधारणा को नहीं माना, लेकिन भाषाई आधार को इन्होंने क्या बोला? हाँ, ठीक है। भाषा बहुत सारी हो सकती है कि एक भाषा पे एक राज्य नहीं, लेकिन भाषा के आधार पे एक्सेप्ट किया कि हाँ, ठीक है, बनाया जा सकता है, पर एक भाषा, एक स्टेट, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एक स्टेट में जो सबसे मैक्सिमम भाषा बोली जाती हो, उसके आधार पे भी स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना, बात याद रखना। लेकिन मरने के पीछे जब एक आदमी है, बनने के पीछे एक आदमी मरेगा तो ये स्टेट बनेगा। कौन मरेंगे? पोट्टी श्री रामुलु, ये हड़ताल पे थे। कितने दिन के लिए हड़ताल पे थे? ये लगभग थे मेरे हिसाब से 52 दिन तक शायद खाना-पीना नहीं खाए थे। इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ पे इसके बाद इसकी डिमांड और अधिक बढ़ गई और मैक्सिमम 52 से 56 दिन तक ये हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे, इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। तो भारत देश में अगर भाषा के आधार पे पहले बात करोगे तो आंध्र प्रदेश होगा सबसे पहला स्टेट। इसकी मृत्यु हुई जो मैंने बताया, ठीक है? याद रखोगे। इसके अलावा भाषा के आधार पे अब तक कितने आए? 3 आयोग आए। एक आया धर कमेटी, दूसरा जेवीपी और तीसरा क्या था? मैंने आपको क्या समझाया? तीसरा बहुत सिंपल सी कहानी है। तीसरा याद रखो, फजल अली आयोग ने ही एक्सेप्ट किया। ये बात याद रखना, भाषा के आधार पे होना, पर एक राज्य एक भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यही आज की कहानी थी बच्चा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, चैनल पे नए हो तो लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कल फिर से मिलते हैं, ठीक है?